Hello dear student, welcome to our channel सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी के बीच समाजशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आइए हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 4 के टॉपिक कल्चर यानी संस्कृति टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके थे कि संस्कृति का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने, जो प्रमुख विद्वान हैं, उन्होंने संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं परिभाषाएं बताई थी। परिभाषाओं के बाद में हमने संस्कृति की विशेषताओं को भी देखा था। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संस्कृति के प्रकार कौन कौन से, जिसमें हमने भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात की थी। इज इट क्लियर? अब हम लोग आज के वीडियो में जो नया टॉपिक है आज का, हम लोग देखेंगे संस्कृति के प्रकार के आगे का टॉपिक है। ये मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं और बीए पार्ट सेमेस्टर फर्स्ट के एनुअल एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न यूनिवर्सिटीज में। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे सांस्कृतिक विलंबना, ये शब्द विलंबना लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी होती है लैग। विलंबना को एक नाम और यूज होता है पिछड़न। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न क्या है पूछता है अक्सर, या सांस्कृतिक पिछड़न पे टिप्पणी लिखे तो कल्चरल लैग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, कल्चरल लैग, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है। तो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है जिसका नाम है आगबर्न। ठीक है, आगबर्न ने 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज, आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, और उन्होंने इसको समझाते हुए बताया कि जो सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है या आधार होता है वह सांस्कृतिक विलंबना हो। ठीक है, अब सांस्कृतिक विलंबना क्या है इसको हम थोड़ा सरल भाषा में एक बार समझ लेते हैं। तो जो संस्कृति के दो प्रकार हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति। जब संस्कृति के इन्हीं दो भागों, ठीक है, जब संस्कृति के इन्हीं दो भागों यानी भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच जब तुलनात्मक रूप से या कंपैरेटिवली या एक दूसरे की तुलना में एक आगे निकल जाता है तथा दूसरा पिछड़ जाता है, इसी स्थिति का नाम हम क्या कहते हैं? पिछड़न या विलंबना की स्थिति कहते हैं। ठीक है, चूंकि संस्कृति के दो भागों के बीच में यह पिछड़ेपन की स्थिति आ रही है या विलंबना की स्थिति आ रही है, इसलिए इस पूरी अवधारणा या स्थिति का नाम ही क्या कहलाता है? सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। आइए देखते हैं आगे कि सांस्कृतिक विलंबना का वास्तव में क्या मतलब है। सांस्कृतिक विलंबना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कल्चरल लैग। सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़न की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम, याद रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? आगबर्न ने। कब किया था? सन 1922 में प्रकाशित पुस्तक सोशल चेंज, यानी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल चेंज, जिसका प्रकाशन 1922 में हुआ था। उसमें आगबर्न ने सबसे पहले सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का उल्लेख किया था। ठीक है, अब आगबर्न के अनुसार संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष की तुलना में पिछड़ जाता है। ठीक है, जब आगबर्न के अनुसार जब संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष की तुलना में पिछड़ जाता है या भौतिक संस्कृति से अपना अनुकूलन नहीं कर पाती है, जिससे समाज में
असामंजस्य या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही स्थिति क्या कहलाती है? सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण। अकबर ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन का जो आधारभूत कारण है वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत जो कारण है वह अभौतिक संस्कृति का जो अभौतिक और भौतिक पक्ष में असामंजस्य की स्थिति या असंतुलन की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो यही सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत या मुख्य कारण होता है। इस प्रकार अकबर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक अन्य संस्कृति का भी उल्लेख किया जा रहा है। यहां पे उन्होंने अकबर ने क्या किया है? अब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? संस्कृति के एक अन्य पक्ष का भी उल्लेख कर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं वो? अनुकूलनात्मक संस्कृति। ये मोस्ट पॉपुलर शब्द है, अनुकूलनात्मक संस्कृति। यानी ऐसी संस्कृति जो एक संस्कृति के साथ दूसरी संस्कृति जब सामंजस्य बैठाती है या संस्कृति का एक भाग जब दूसरे भाग के साथ संतुलन या सामंजस्य बैठा रहा हो तो ऐसी संस्कृति अनुकूलनात्मक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। एडॉप्टेशन कल्चर इसको अंग्रेजी में। ठीक है, यह अभौतिक संस्कृति के सन्निकट है। यह जो अनुकूलनात्मक संस्कृति है वह कैसी है? यह जो संस्कृति का अभौतिक पक्ष है या अभौतिक प्रकार है उसके सन्निकट है, यानी उसके बहुत समानांतर है या समान अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से अनुकूलन ठीक है, देख लेते हैं यहां पे। क्योंकि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से अनुकूलन नहीं कर पा रही, जिससे विलंबना की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने 1947 में अपने एक सहलेखक या कह सकते हैं उनके मित्र नीमकाफ के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये पुस्तक कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबर एवं नीमकाफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर एवं नीमकाफ इसके लेखक हैं। तो उस पुस्तक की रचना इन्होंने नीमकाफ के साथ मिलकर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि भौतिक और अभौतिक में से कोई भी संस्कृति आगे निकल जाती है और दूसरी पिछड़ जाती है तो विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती। ठीक है, केवल हमेशा अभौतिक संस्कृति ही नहीं पिछड़ती। यहां पे ये क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक, दोनों में से कोई जब एक की तुलना में दूसरा आगे निकल जाए या दूसरा पहले की तुलना में पिछड़ जाए तो ऐसी स्थिति को ही हम विलंबना या लैग कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना को स्पष्ट करने के लिए अकबर ने कई उदाहरण भी दिए हैं। जैसे वर्तमान समय में उद्योगों का तो बहुत विकास हो गया है, लेकिन जो श्रमिकों के हितों से संबंधित जो कानून है, अधिनियम है, उनका विकास क्या हुआ? बहुत धीमी गति से और बहुत देर से हुआ। ठीक इसी तरह एक अन्य उदाहरण भी दे रहे हैं कि सड़क के जो यातायात का जो विकास है वह तो तीव्र गति से हो गया, लेकिन जो सड़क के जो नियम हैं उनका विकास बहुत देर से हुआ। यानी लोगों की जागरूकता सड़क के नियमों या यातायात के नियमों के प्रति बहुत धीमी गति से विकसित हुई, जबकि यातायात या सड़क बहुत तेजी से विकसित हुए। इसी तरह एक अन्य उदाहरण है कि कृषि में भी नवीन विधियों एवं यंत्रों का तो प्रयोग बहुत तेजी से हुआ, यानी इसमें परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ, लेकिन भू सुधार यानी भूमि के सुधार के लिए जो कानून बनाए गए वह बहुत देर से बने। ठीक है, आगे देखते हैं सांस्कृतिक विलंबना के कारण। वो कौन से कारण हैं? जो संस्कृति के दोनों पक्षों में एक की तुलना में दूसरा पिछड़ जाता है, जिसे सांस्कृतिक पिछड़ापन या विलंबना की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे अकबर बता रहे हैं कि सांस्कृतिक विलंबना के कितने कारण हैं? तो बता रहे हैं 5 कारण। पहला कारण जो वो बताते हैं वो है कि व्यक्ति की रूढ़िवादिता। व्यक्ति इतना रूढ़िवादी हो जाता है कि वह किसी भी नवीन विचारधारा, उपयोगी विचारधारा को जल्दी एडॉप्ट नहीं कर पाता, शीघ्रता से उसको ग्रहण नहीं कर पाता। वह अपनी रूढ़िवादी या पुरानी सोच, पुरानी परंपराओं या पुरानी आदतों के वशीभूत होकर वह रह जाता है तथा वह नवीनता को
जल्दी स्वीकार नहीं करता, जिससे क्या होता है, भौतिक विकास तो बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन समाज में अभौतिक विकास बहुत धीमी गति से होता है, जिससे सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा कारण है नवीन वस्तु अथवा नए विचारों के प्रति भय। अक्सर होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह जब कोई नई चीज आती है मार्केट में या समाज में तो उसको जल्दी उसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, जैसे कोई भौतिक वस्तु आती है, जैसे क्या मोबाइल है, नया हैंडसेट आएगा, उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो आइडियोलॉजी होती है, जिसको हम विचार कहते हैं, आदत कहते हैं, ठीक है, तो विचार जब कोई समाज में नया आता है तो उसके प्रति उसके अंदर क्या होता है, भय होता है, अतः वह क्या करता है, उसे जल्दी स्वीकार नहीं करता। यह भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। उसके बाद कुछ लोगों में क्या होता है, वह अपने अतीत के प्रति काफी निष्ठावान होते हैं। अतीत के प्रति निष्ठावान का मतलब यह है कि वह अपने अतीत से इतने संतुष्ट होते हैं कि वह भविष्य में कुछ नया करने के लिए नहीं सोचते हैं। तो यह भी स्थिति कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति को उत्पन्न करती है। आगे है निहित स्वार्थ। देखिए, निहित स्वार्थ का मतलब कुछ ऐसे स्वार्थ समूह हैं, कुछ ऐसे स्वार्थ समूह हैं जिन्हें यह लगता है कि अगर समाज में या विचारों में लोगों के परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा बोरिया बिस्तर बढ़ जाएगा, हमारा हुक्का पानी, भोजन पानी सब बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो पुराने या कह सकते हैं रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं, या जिनकी कह सकते हैं चूल्हा चौका रूढ़िवादी विचारधाराओं से चल रहा है, वे कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो लोग हैं वो क्या करें, विकसित हों या वे नवीनता को स्वीकार करें। तो वह उनके जो निहित स्वार्थ हैं वह भी कहीं ना कहीं अभौतिक परिवर्तन या अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को रोकते हैं, जिससे सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है। अंतिम और पांचवा जो कारण है वह है नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनता। होता यह है कि जो नए विचार होते हैं उसको हम आसानी से उसका परीक्षण नहीं कर सकते, कि हो सकता है कि वो हमारे लिए उपयोगी भी हो सकते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए हानिकारक हो। तो इसकी परीक्षा चूंकि आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए भी व्यक्ति क्या करता है, उसको जल्दी स्वीकार नहीं करता है। यह भी कहीं ना कहीं विलंबना का एक कारण है। आगे एक देखिए, यहां लिखे, इसे भी जाने का मतलब आपको जानना चाहिए है क्या कि दो अवधारणाएं हैं, सांस्कृतिक विलंबना और तकनीकी विलंबना। दोनों लगभग एक जैसी अवधारणाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस के साथ हैं। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है, तो अकबर ने दी है, जबकि तकनीकी विलंबना या टेक्नोलॉजिकल लैग की बात कौन करता है, मैकाइवर एवं पेज करता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं सांस्कृतिक विलंबना का जो परिणाम क्या होता। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबना के कुल 4 परिणाम यहां पे अकबर ने बताए हैं, जिसमें पहला जो परिणाम है सामाजिक परिवर्तन। जैसा पहले भी उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि जब भौतिक और अभौतिक संस्कृति आपस में असामंजस्य नहीं बैठा पाती तो यही दशा या स्थिति सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण बनती है। तो इसका परिणाम क्या होगा सांस्कृतिक विलंबना का, कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वह सांस्कृतिक विलंबना के कारण होता है, ऐसा अकबर का मानना। दूसरा जो परिणाम है व्यक्तिगत और सामुदायिक विघटन। यानी देखिए, यहां 2 अवधारणाएं यहां पे लिखी गई हैं। व्यक्तिगत यानी जब किसी व्यक्ति विशेष में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम व्यक्तिगत विघटन कहेंगे, और जब पूरे समुदाय या समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सामुदायिक विघटन की बात या सामुदायिक विघटन कहते हैं। तो सांस्कृतिक विलंबना का एक जो परिणाम यह भी है कि लोगों में व्यक्तिगत विघटन या सामुदायिक विघटन की भावना बढ़ती है। अगला जो इसका परिणाम है वो ये है कि संस्थाओं के कार्य दूसरी संस्थाओं को हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो संस्थाएं पुरानी हैं वह अपना कार्य क्या कर रहे हैं, वह अपना काम जब अच्छे से नहीं कर रही हैं तो उनका कार्य क्या कर रहे हैं, दूसरी संस्थाएं ले लेती हैं। कहने का मतलब नई संस्थाओं के विकास में, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नई संस्थाओं के विकास में भी इनका जो सांस्कृतिक विलंबना का महत्वपूर्ण योगदान होता। क्यों? क्योंकि जो पुरानी संस्थाएं हैं
वह हमारी नई आवश्यकताओं को या बदलती आवश्यकताओं को जब पूरा नहीं कर पाती तो नई संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। तो वही कह रहा है कि जो पुरानी संस्थाओं के कार्य हैं दूसरी नई संस्थाओं को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको विप्रकारीकरण कहते हैं। विप्रकारीकरण एक अवधारणा है, डिफंक्शनलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई संस्था या समूह या समुदाय अपने या उसके लिए जो कार्य निर्धारित है वह समुचित रूप से नहीं कर पाता और वह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह, दूसरे संस्था द्वारा जब किया जाता है तो उसे हम विप्रकारीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे परिवार है। परिवार के जो मूलभूत कार्य हम जानते हैं, वास्तव में आज के दौर में या आधुनिकता के दौर में परिवार अपनी वो मूलभूत जो कार्य हैं या प्रकार हैं उसे अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे मनोरंजन का कार्य हो गया, ठीक है, और खेल कूद, शिक्षा, ठीक है। अब प्रारंभिक दौर में क्या था, शिक्षा, हमारी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही पूरी हो रही थी, लेकिन अब वो शिक्षा परिवार पूरा नहीं कर पा रहा है। मनोरंजन जो है, अनेक सिनेमा घर हैं, खेल कूद के मैदान बने, स्टेडियम वगैरह बने हैं, ठीक है, जहां पे लोग जाकर पैसा देकर मनोरंजन प्राप्त करते हैं। पहले क्या था, ये सारी चीजें परिवार में ही उपलब्ध हो जाती थी। तो कहने के बाद जो उसके परंपरागत कार्य थे वह जब पूरे नहीं हो रहे तो उसी चीजों को क्या, मनोरंजनात्मक समूह है, कई शैक्षिक समूह हैं, कई क्रीड़ा समूह ऐसे विकसित हो गए हैं जो लोगों की इन आवश्यकताओं को क्रमशः पूरा करते हैं। आगे देख लेते हैं। और अंतिम परिणाम यह है, सामाजिक समस्याओं में अभूतपूर्व वृद्धि। कहने का मतलब जब सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति आती है तो क्या होता है कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इन समस्याओं में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, यानी अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जिससे समाज अनेक समस्याओं का सामना करता है, ठीक है। तो ये थे सांस्कृतिक विलंबना के परिणाम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर, ठीक है। जैसा कि यूनिट का नाम ही है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो हम लोग यहाँ पे संस्कृति तो पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभ्यता और संस्कृति और सभ्यता में अंतर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग संस्कृति के जो प्रकार है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, उसे आप लोग पढ़ कर आएंगे तो आपको सभ्यता और संस्कृति में जो बेसिक डिफरेंस है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।